दोस्तों जरा एक मिनट के लिए सोचकर देखिए कि आप समंदर में एक ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है और इस जगह पर आपको एक दो दिन नहीं बल्कि 438 दिन गुजारने हैं और ना ही आपके पास खाने के लिए खाना है और ना ही पीने के लिए पानी। बस दूर दूर तक है ये समंदर और इसकी लहरें। दोस्तों ना ही आपके पास कोई उम्मीद है घर लौटने की। दोस्तों जब ये सोचने में ही इतना डरावना है तो जरा से इंसान के बारे में सोचिए जो रियल में 438 दिन तक इस समंदर में फंसा रहा और ये इंसान इस बेरहम समंदर से जिंदा वापस भी आता है और जाने अनजाने में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है जिसे शायद ही कभी कोई इंसान तोड़ना चाहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं जॉस सल्वाडोर अल्बंगा के साथ आखिर हुआ क्या था और वापस आने पर इसे जेल क्यों भेजा गया और आखिर ये इस समंदर में फंसा कैसे। तो चलिए हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। इसकी शुरुआत होती है 2012 से। दोस्तों मैक्सिको में एक गांव है जिसे कोस्टा एजुल के नाम से जाना जाता है। उसमें जॉस अल्बंगा नाम का ये इंसान रहता है। दोस्तों जॉस पेशे से एक मछुआरा है जो प्रशांत महासागर में मछली पकड़ने का काम करता था। जॉस जब भी सागर में मछली पकड़ने के लिए जाता था तो उसका सफर 4 से 5 दिन ही चलता था और फिर वो मछली पकड़कर वापस अपने घर लौट आता था। जॉस की उम्र 36 साल थी और वो काफी समय से मछली पकड़ने का काम करता था, इसीलिए उसे समुद्र का काफी एक्सपीरियंस भी था। और फिर 17 नवंबर 2012 का दिन आता है। दोस्तों जॉस हर रोज की तरह अपनी बोट को तैयार कर रहा था, लेकिन आज समंदर में अजीब सी खामोशी थी। हवाएं भी धीमी धीमी चल रही थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। जॉस का प्लान ये था कि समंदर में 30 घंटे ही बिताएंगे और फिर वापस लौट आएंगे, इसीलिए उसने अपनी 7 फीट की बोट को ही तैयार किया जिसमें एक मोटर लगा था और मछलियों को पकड़कर रखने के लिए एक डीप फ्रीजर था। दोस्तों जॉस अपने एक साथी को लेते हैं और इस विशाल समंदर की तरफ निकल पड़ते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें समंदर में बस 30 घंटे ही बिताने थे, इसीलिए उन्होंने खाने का इंतजाम भी बस एक दिन का ही रखा था। लेकिन जॉस इस बात से अनजान था कि वो आगे के 438 दिन इस बेरहम समुद्र में ही गुजारने वाला है। फिलहाल जॉस और उसका साथी 7 फीट की बोट को लेकर तट से समुद्र में 120 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं और फिर मछलियों को पकड़ने के लिए अपना जाल समंदर में फैलाते हैं। दोस्तों कुछ ही टाइम बीतता है कि ये लोग देखते हैं खतरनाक तूफान इनकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। दोस्तों ये तूफान इतनी तेजी से इनकी तरफ आ रहा था कि इनके पास इतना टाइम भी नहीं था ये अपने जाल को समेट पाते। इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि जाल को वहीं पर छोड़ेंगे और अपनी जान बचाने के लिए बोट को घुमाकर फुल स्पीड से भगाते हैं। लेकिन दोस्तों ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वो समंदर में 120 किलोमीटर अंदर थे। ये लोग लगातार 6 घंटे तक अपनी बोट को फुल स्पीड में भगाते हैं और फिर सुबह 7 बजे तक इन्हें अपने गाँव का हल्का हल्का किनारा भी नजर आने लगता है, क्योंकि इनका गांव वहां से मात्र 30 किलोमीटर दूर ही रह गया था। दोस्तों लगातार 90 किलोमीटर का सफर करने की वजह से ये लोग तूफान को भी बहुत पीछे छोड़ आए थे और इसी वजह से जॉस और उसका साथी काफी खुश थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। दोस्तों लगातार 6 घंटे तक मोटर को फुल स्पीड में चलाने की वजह से उनका इंजन बेकार हो जाता है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं, क्योंकि इस छोटी सी बोट पर ऐसा कोई इंतजाम मौजूद नहीं था जिससे इस बोट को कंट्रोल किया जा सके। उनकी छोटी सी बोट पूरी तरह से इन समुद्री हवाओं पर डिपेंड थी जो उन्हें बहाकर कहीं भी ले जा सकती थी। लेकिन दोस्तों अभी भी उनके पास एक उम्मीद बाकी थी, क्योंकि उनके पास एक रेडियो मौजूद था। दोस्तों वो तुरंत अपनी लोकेशन को अपने बॉस को सेंड करते हैं जो उनसे मछली पकड़वाने का काम करता था और फिर अपने बॉस के जवाब का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन देखते देखते उनकी ये उम्मीद भी टूट जाती है। दोस्तों बॉस का कोई जवाब आता उससे पहले ही उनकी रेडियो की बैटरी जवाब दे जाती है और फिर वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में जॉस और उसके साथी ने कभी नहीं सोचा था। अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं जो उन्हें धीरे धीरे समंदर की तरफ वापस धकेलने लगती हैं और देखते देखते उनकी नजरों से वो किनारा भी दूर हो जाता है जो उन्हें हल्का हल्का नजर आ रहा था। हालांकि जब उनका बॉस इस मैसेज को देखता है तो तुरंत एक रेस्क्यू टीम को भेजा जाता है, लेकिन दोस्तों तब तक काफी देर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उनका बॉस लगातार 5 दिनों तक उन्हें समंदर में ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब उनका कोई सुराग नहीं मिलता तब 5 दिनों के बाद इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों कोई सुराग मिलता भी कैसे। इन 5 दिनों में तेज हवाओं ने जॉस की बोट को तट से 450 किलोमीटर अंदर धकेल दिया था। अब उनका कनेक्शन पूरी तरीका से बाहरी दुनिया से कट चुका था और अब वो एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहां चारों तरफ पानी ही पानी था। ये हिस्सा दुनिया का सबसे खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है, यहाँ तक कि यहाँ से कार्गो शिप भी कभी कभार ही गुजरा करते हैं और ऊपर से इनकी बोट भी इतनी छोटी थी जिसे इस विशाल समंदर में देखा नहीं जा सकता था।
था। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महासागर में जो छोटे छोटे आइलैंड हैं वो केवल डॉट की तरह दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए इस समुद्र में जॉस और उसके साथी के बचने के चांस केवल 1% थे। हाल फिलहाल जॉस जो भी खाने पीने के लिए लाता है वो खत्म हो जाता है। अब ना ही उनके पास खाने के लिए खाना होता है, ना ही पीने के लिए पानी, और वो अपना जाल पहले ही समुद्र में खो चुके थे। दोस्तों जैसे जैसे टाइम बीत रहा था उनके खाने की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। इसीलिए जॉस और उसके साथी ने उन परिंदों को पकड़कर कच्चा ही खाना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, और कभी कभार वो बोट के आसपास तैरती हुई मछलियों को पकड़कर भी खा लेते थे। दोस्तों समंदर का खारा पानी पीने की वजह से इंसान की मौत हो सकती है, इसीलिए इन लोगों ने समंदर में तैरती हुई बोतल्स को उठा लिया और उनमें बारिश का पानी इकट्ठा करने लगे। लेकिन जब काफी दिनों तक बारिश नहीं होती थी तब मजबूरी में इन्हें अपनी प्यास बुझाने के लिए मछली और टर्टल्स का खून भी पीना पड़ता था। लेकिन दोस्तों ये भी तब पॉसिबल हो पाता था जब वो उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। दोस्तों जब ये सोचने में ही इतना खौफनाक है तो जरा जॉस और उसके साथी के बारे में सोचिए, वो इस टाइम किस मेंटल टॉर्चर से गुजरे होंगे। ये लोग इस समय जिस परेशानी में थे दोस्तों हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसी मेंटल टॉर्चर को बर्दाश्त करते करते पूरे 4 महीने कट जाते हैं। लेकिन फिर जॉस का साथी इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाता और 4 महीने के बाद समंदर में कूदकर अपनी जान दे देता है। दोस्तों अब इस 7 फुट की बोट पर जॉस केवल अकेला रह जाता है। उसके चारों तरफ होता है ये खामोश समुद्र। अब उसके पास ऐसा कोई साथी भी नहीं था जिससे वो बातचीत कर सके, और इस तरह 6 महीने कट जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे टाइम बीत रहा था जॉस की जीने की उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी, और जॉस पहले से अब बहुत कमजोर भी हो चुका था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे जॉस की हालत और खराब होती जा रही थी। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आता है जब जॉस को समंदर से एक कार्गो शिप गुजरता हुआ नजर आता है, जिसे देखने के बाद जॉस को एक जीने की उम्मीद नजर आती है। वो तुरंत कार्गो शिप की तरफ अपनी आवाज को लगाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी आवाज कार्गो शिप तक नहीं पहुंच पाती। अब जॉस के पास ना तो फ्लेयर गन मौजूद थी और ना ही कोई ऐसा इंतजाम जिससे धुआं करके शिप को सिग्नल दिया जा सके। लेकिन फिर भी जॉस अपनी पूरी कोशिश करता है शिप को सिग्नल देने की। लेकिन शिप के कैप्टन को इस विशाल समंदर में ये छोटी सी बोट नजर नहीं आती, इसीलिए शिप मदद किए बिना ही वहाँ से गुजर जाता है, और इस तरह जॉस की जीने की उम्मीदों पर फिर से एक बार पानी फिर जाता है। दोस्तों 6 महीने में ये पहली बार था जब जॉस को कोई शिप नजर आई थी और वो भी गुजर जाती है। हम सोच भी नहीं सकते कि जॉस के दिल पर उस टाइम क्या बीती होगी। दोस्तों इन्हीं परेशानियों से लड़ते लड़ते जॉस को 11 महीने कट जाते हैं। इन 11 महीनों में जॉस ने इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर का सफर तय किया था। दोस्तों उसके कपड़े भी फट चुके थे और सूरज की लाइट से बचने के लिए उसके पास बस एक अंडरवियर ही बचा था। फिर फाइनली वो दिन आता है जब कुदरत जॉस पर मेहरबान होती है। दिन था 30 जनवरी 2014। दोस्तों इस दिन जॉस को पानी में कुछ नारियल तैरते हुए नजर आते हैं। नारियल को पानी में तैरता हुआ देखकर जॉस समझ चुका था कि आसपास कोई आइलैंड मौजूद है जहां से ये नारियल टूट टूट कर आ रहे हैं। फिर फाइनली जॉस को एक छोटा सा आइलैंड नजर आता है, लेकिन दोस्तों जॉस को अभी भी डर था कहीं ये आइलैंड उससे मिस ना हो जाए, इसीलिए वो पानी में छलांग मार देता है और स्विमिंग करते करते आइलैंड तक पहुंच जाता है। दोस्तों 14 महीने बीतने के बाद ये पहली बार था जब जॉस ने किसी जमीन पर पैर रखा था। दोस्तों ये आइलैंड दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है जिसे एबो एटोल कहा जाता है। ये भी जॉस की किस्मत थी जो हवाएं उसे इस आइलैंड तक ले जाती हैं। अगर दोस्तों ये आइलैंड भी जॉस से मिस हो जाता तो फिर वो शायद 5000 किलोमीटर दूर फिलीपींस के टापू को ही देख पाता। फिलहाल इस आइलैंड पर घूमने के बाद जॉस को एक छोटा सा घर नजर आता है। दोस्तों जॉस तुरंत जाकर उसके गेट को खटकाता है, तब वहाँ से एक आदमी निकल कर आता है जो वहाँ का लोकल था। दोस्तों इन 14 महीनों में ये पहली बार था जब जॉस किसी इंसान से मिल रहा था। दोस्तों जॉस अपनी पूरी कहानी उस इंसान को सुनाता है और फिर कुछ देर बाद वहाँ की लोकल पुलिस भी पहुँच जाती है। दोस्तों जॉस अपनी पूरी जर्नी पुलिस को सुनाता है, लेकिन उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं आता, क्योंकि इस छोटी सी बोट पर कैसे कोई आदमी 438 दिनों तक जिंदा रह सकता है। दोस्तों जॉस ने उन्हें यकीन दिलाने के लिए अपने बॉस को कॉल कर दी जो उनसे मछली पकड़वाने का काम करता था। बॉस भी कंफर्म कर देता है कि जॉस मेरे लिए मछली पकड़ने का काम करता था और 1 साल पहले समुद्र में खो गया था। लेकिन दोस्तों जॉस एक लंबा सफर तय करके एक दूसरे देश में पहुंच चुका था, वो भी बिना पासपोर्ट और वीजा के। लेकिन फिर कुछ दिन की कानूनी कार्रवाई करने के बाद उसे वापस अपने देश मैक्सिको भेज दिया जाता है। लेकिन घर पहुंचते ही जॉस को एक नई मुसीबत घेर लेती है। उसका साथी जो रास्ते में मर गया था उसके घर वाले जॉस पर केस कर देते हैं, ये कहते हुए कि जॉस ने ही अपने साथी को मारकर खा लिया होगा। लेकिन कुछ दिन के दाव पेच के बाद जॉस को रिहा कर दिया जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद जॉस एक बुक पब्लिश करते हैं जिसका
नाम था 438 डेज, जिसमें जॉस ने अपनी पूरी जर्नी लिखी है। दोस्तों जॉस साल्वाडोर अलवंगा जाने अनजाने में एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं जिसे शायद ही कभी कोई इंसान तोड़ना चाहेगा। दोस्तों ठीक ऐसी ही घटना जॉन एडवर्ड के साथ हुई थी जब वो नट्टी पट्टी केव में फंस गए थे। दोस्तों अगर इस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर एक बार जरूर से देखना। बाकी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।